ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे 4 बेसिक रूल्स इन केमिस्ट्री एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे ध्यान रखना है, याद रखना है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए बच्चों। आज का लेक्चर का ये जो रूल्स दिखाई दे रहा है ना, ये रूल्स आपको कंप्लीटली रेडी करना पड़ेगा एज इट इज गिवन, सही है, और उसे उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसका ही मार्क्स दिया जाता है। ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये दो रूल्स के बाद दो और रूल्स है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज एटॉमिक मास एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, थोड़े न्यूमेरिक्स देखेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जहां पर भी डिफिकल्टी आता है आप मेरा कांटेक्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजल किसने दिया था ये रूल? तो ये रूल दिया गया 1803 में डाल्टन ने। 1803 में डाल्टन ने क्या बताया, ध्यान से लिखिए बच्चों। एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अदर एलिमेंट। वो आप जानते हो बच्चों कि एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप्स के कंपाउंड्स बना सकते हैं। एग्जांपल, यहाँ पर अमोनिया बनाया हुआ है, यहाँ पर N2H4 बनाया हुआ है। मतलब देखिए, एन एलिमेंट में फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमोनिया भी बना सकता है, नाइट्रोजन उसके साथ एक डिफरेंट टाइप का हाइड्राइड भी बना सकता है। इसका ये मतलब the masses of one element that combine with fixed mass of another element are in the ratio of small whole number। क्या मतलब हुआ? The masses of one element, यहाँ पर आप नाइट्रोजन का वेट कांस्टेंट समझ लीजिए। The masses of one element that combine with a fixed mass of another element are in the ratio of small whole number। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो N2 है, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, मतलब अगर आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा तो आपको टोटल कितने, मतलब जो रेशियो आएगा मास का रेशियो हाइड्रोजन के लिए वो कितना आएगा, 3:2 आएगा। आप एक काम करो, पहले तो ध्यान से देखना है, इसे आप लिख सकते हो NH2, सही है। एक जगह हाइड्रोजन है बच्चों, NH2 आप इसे लिख सकते हो NH2, ये दूसरा NH2 कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने क्या किया, मैंने उसको सिंपलीफाई किया। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन 14 ग्राम होगा सपोज, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ पर 14 ग्राम नाइट्रोजन, मतलब अब आप लाइन पढ़ो ध्यान से। द मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन को वन एलिमेंट लिया। द मास ऑफ वन एलिमेंट that combined with the fixed mass of another element। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स है 14 ग्राम एंड हाइड्रोजन वेरी हो रहा था, तो उसका जो रेशियो आएगा वो होगा 3:2। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो उसका जो फिक्स मास का रेशियो आएगा वो होगा 3:2। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। ये रूल जैसे दिया गया है उसी हिसाब से लिखो, 2 बार इसे नोटबुक में प्रिपेयर करो, अच्छे से रेडी हो जाएगा। दूसरा रूल रेडी करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रिचर्ड ने 1792 में ये रूल दिया। रिचर्ड ने 1792 में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन बताया। उन्होंने क्या सिखाया था, तो चलो वो चीज एक बार समझते हैं। When two different elements combine with a fixed weight of the third element। यहाँ पर क्या बात आया, when two different elements combine with the fixed weight of the third element, the ratio of their combination will either be same or multiple of the ratio in which they combine with each other। एग्जाम्पल आप ले सकते हो CH4, CO2 and H2O का, सही है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रिचर्ड एंड डाल्टन दोनों का जो रूल निकल कर आया, वो रूल आपको एज इट इज जो दिया गया है वही हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से रेडी करना है एंड फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। 2 और रूल मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ये दोनों रूल्स जो दिए गए हैं एज इट इज वर्ड टू वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे,
सही है। तो इसके बाद के दो रूल्स देखना है, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं चैप्टर से वो मैं निकाल के आपको समझा रहा हूँ, पर खास याद रखना ये चैप्टर से सबसे बढ़िया चीज जो पूछी जाती है वो सिर्फ मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक है। तो ये सारी चीजें ओके है, ठीक है, आप अगर कर रहे हो, पर नीट जेईई के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो टेंशन मत लो, सबसे ज्यादा फोकस आप मोल कंसेप्ट में लगाना। थैंक यू बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, दूसरा टॉपिक पढ़ाई करते हैं। ओके सो पहले बच्चों अभी हम पढ़ाई करेंगे रिमेनिंग टू रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला रूल जो दिया गया है गैल्यूसिक ने 1808 में 1808 में रूल्स दिया गया था। क्या रूल था, ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ गैसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्मॉल इंटीजर provided the volumes are measured at the same temperature and pressure। एग्जैक्टली रूल कहना क्या चाहता है आपसे, ये रूल आपको क्या कहना चाहता है, तो ध्यान से उसे फिर से एक बार देखो कि जब भी आप कोई बड़ी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी बड़ी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट किसे बोला जाएगा, जब A प्लस B से आपको C प्लस D मिलता है तो A प्लस D को रिएक्टेंट बोला जाता है और C प्लस D को बच्चों प्रोडक्ट बोला जाता है। ध्यान से समझिए, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम रिएक्टेंट का एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट का इन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ गैसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्मॉल इंटीजर। मतलब जब कोई बड़ी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही हो तब रिएक्टेंट का वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कोई एक इंटीजर से जुड़े हुए होते हैं। प्रोवाइडेड द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। आपको चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो वॉल्यूम इसका मेजर किया वो सेम टेंपरेचर पर एंड सेम प्रेशर पर होना चाहिए, एंड जो इसका मेजर किया वो भी सेम टेंपरेचर एंड सेम प्रेशर पर होना चाहिए। मतलब बताना क्या चाहते हैं वो लोग, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो सेम टेंपरेचर एंड मेजर पर अगर आपने मेजर किया होगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई एक सिंगल इंटीजर से रिलेशन रखते होंगे। सही है, जैसे जब कोई क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अभी आपको ये रूल याद रखना है। गैल्यूसिक ने 1808 में रूल दिया, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय स्मॉल इंटीजर। ये सिर्फ गैसेस के लिए है, वो ध्यान रखना बच्चों। प्रोवाइडेड द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। किसने दिया था वो भी याद रखिए बच्चों, गैल्यूसिक 1808, क्योंकि एमसीक्यूज यहां से निकल कर आते हैं। तो लास्ट वाला रूल वो पढ़ाई करते हैं एग्जैक्टली, सब बच्चों ने देखा होगा बोर्ड पे तो वो देख लिया कि सर ये सारी चीजें तो हमको मालूम है। ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे के दो रूल से, तीन रूल से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारा नया जर्नी स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट, जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे लास्ट 6 और 7 लेक्चर से। आपको लगेगा सर आपने अभी क्यों बताया कि ये सारा मोल कंसेप्ट लाने का जो ख्याल आया वो ख्याल तो एवोगेड्रो को आया। कैसे आया वो ख्याल? तो देखो बच्चों, ये एग्जैक्टली बर्ज़िलियस के हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता था। अब ये बर्ज़िलियस का हाइपोथेसिस क्या था? बर्ज़िलियस ने ऐसा सोचा कि अगर कोई कंटेनर लिया जाए एंड वो कंटेनर को सेम टेंपरेचर प्रेशर पे रखा जाए तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। उस हिसाब से उसने कुछ हाइपोथेसिस लगाया। अब देखिए बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली। ये रूल आपको बताता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? ये लिया हमने कंटेनर नंबर 1, ये हमने लिया बच्चों कंटेनर नंबर 2। दोनों कंटेनर का टेम्परेचर रखा गया 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों के कंटेनर में प्रेशर रखा गया 1 atm। अब ध्यान से दो, यहाँ पर भरा गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भरा गया अमोनिया गैस। अब ध्यान से देखिए,
These rules state that equal volume of gases, हाँ दोनों का वॉल्यूम भी मान लीजिए लिया गया 1 लीटर। अगर आपने दोनों का वॉल्यूम सेम लिया, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा, दोनों का प्रेशर सेम रखा, तो वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के एंड अमोनिया के सेम इक्वल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल होंगे तो इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो ये हुआ एवोगैड्रो का रूल। 1 मोल का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें तो आप लोग डिफरेंट लेक्चर्स में देख के आए हैं, मैंने आपको समझाया भी है कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो हमने देखा था। हमने वो भी देखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। ये एसटीपी क्या होता है वो भी मैंने आपको सिखाया है बच्चों, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर होगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 डिग्री केल्विन, सही है। प्रेशर कितना होगा 1 atm। ऐसा ही एक टर्म आता है एनटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेंपरेचर जो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल प्रेशर जो लिया जाता है 1 atm। एक्चुअली यहाँ पर जो होगा 1.0125 atm होता है, पर हम लोग दोनों केस में सिर्फ प्रेशर लेंगे 1 atm फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। क्लियर? तो फटाफट से बच्चों ये दोनों का भी स्क्रीनशॉट निकालो। अब 4 बेसिक रूल्स भी कंप्लीट हो गए। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आपको सिर्फ रूल्स के स्टेटमेंट्स को याद रखना है। अभी कोई टेंशन मत लो, कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम लोग यहाँ से बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, आपको उसी हिसाब से काम करना है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, फटाफट से बच्चों। चलो ओके सो प्यारे बच्चों, अब लास्ट वाला टॉपिक हमको पढ़ाया करना है जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये कंसेप्ट क्यों आया, पहले तो वो समझना पड़ेगा हमको कि ये कंसेप्ट क्यों आया, एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट क्यों निकल कर आया, एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट क्यों निकल कर आया। अगर आप बेटा ध्यान से देखो ना, तो चलो हाइड्रोजन के केस में बात करते हैं, जो आपको काम में लगने वाली चीज है वही पढ़ाता हूं। अगर हाइड्रोजन के केस में बात किया जाए तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों। कितने आइसोटॉप्स होते हैं? हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा बच्चों कि ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखिए, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass। जिसमें, और आप ऐसा भी बोल सकते हो, सेम प्रोटॉन नंबर एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। बेटा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं, एंड बाहर के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही। इसे बोला जाता है हाइड्रोजन। अब जब उसमें दूसरे आइसोटॉप की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ऐड होगा। तो ध्यान से देखिए उसके आइसोटॉप्स के नेम, पहला होगा हाइड्रोजन जिसे बोला जाता है प्रोटियम, दूसरा होगा ड्यूटेरियम, तीसरा होगा ट्रिटियम। क्लियर? तो इसके 3 हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है। इसे कॉमन हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम बोला जाता है, दूसरा आएगा उसे ड्यूटेरियम बोला जाएगा, तीसरा जो आएगा उसे ट्रिटियम बोला जाएगा। अब जो ड्यूटेरियम होगा वो कैसा होगा वो आपको दिखा देता हूं। एक प्रोटॉन तो हाइड्रोजन के पास था, अब एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, बाहर के ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसे बोला जाएगा ड्यूटेरियम।
तो आप ड्यूटेरियम के केस में, हाइड्रोजन के केस में आप लिखोगे H11, पर आप ड्यूटेरियम के केस में क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर 1 पर एटॉमिक मास 1 + 1 2 D12, सही है, ओके। तीसरा आएगा ट्रिटियम, तो ओके ट्रिटियम, तो ट्रिटियम के केस में आएगा सेंटर में 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, बाहर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिटियम के केस में T लिखा, यहां पर आएगा 1, टोटल हुआ 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल कुल मिलाकर हुआ 3। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, H12, इसे आप H13 के तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपको बताता है कि यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, प्रोटॉन सब में 1 आएगा, इलेक्ट्रॉन सब में 1 आएगा, पहले में 0 न्यूट्रॉन, बाद में 1 न्यूट्रॉन, उसके बाद में 2 न्यूट्रॉन। तो इससे बोला जाता है आइसोटॉप्स। पहले तो वो समझो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन वो आता है कि आइसोटॉप्स तो समझ लिए बच्चों, अब क्वेश्चन वो निकल के आएगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है, सही, ओके। आप लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते कितना हो, 1 यूनिफाइड मास यूनिट, इतना आप लिखते हैं, पर क्यों इतना ही लिखते हो, तो उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मिलेगा, इसको नंबर 1 दिए, उसके बाद का जो एबंडेंस आएगा ये उसका आएगा एबंडेंस ऑर्डर, ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका ऑर्डर में आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा आपको अर्थ में क्या मिलेगा, प्रोटियम, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ड्यूटेरियम, ये कम होगा, और बहुत ज्यादा कम क्या मिलेगा आपको, ट्रिटियम, ये बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, नियरली 10⁻⁻35 के अराउंड मिलता है। एंड एक और चीज बच्चों, ये जो ट्रिटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो याद रखिए बच्चों, ये यूरेनियम की जैसी थोड़ी प्रॉपर्टी रखता है जो अल्फा बीटा का डिके करवा सकता है। इसके बारे में जब डिटेल में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपको याद रखना है कि ट्रिटियम होगा रेडियो एक्टिव, सबसे ज्यादा अबंडेंस आएगा प्रोटियम का, उसके बाद आएगा ड्यूटेरियम का, उसके बाद आएगा ट्रिटियम का। तो आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखोगे, आप लिखोगे abundance of protium multiplied with mass of protium plus abundance of deuterium multiplied with mass of deuterium plus abundance of, ये आपको परसेंटेज में दिया जाएगा बेटा, परसेंटेज abundance of tritium multiplied with mass of tritium। डिवाइड हमने दे दिया M1, M2 एंड M3 तो दे दिया। अब ध्यान से देखना है, अबंडेंस ऑफ प्रोटियम को बोलेंगे R1, अबंडेंस ऑफ ड्यूटेरियम को बोलेंगे R2, अबंडेंस ऑफ ट्रिटियम को बोलेंगे R3। तो डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है यहाँ पर जगह नहीं दिख रहा, तो एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला आएगा M1R1 M2R2 प्लस M3R3, जितने आइसोटॉप्स हो उतने लिखना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका कैलकुलेशन निकाला होगा, उसके बाद 1U आंसर आया होगा। इसी वजह से आप अगर टेबल्स देखोगे ना एटॉमिक मास वाला, तो कई जगह पर आपको डेसिमल्स में भी दिखेगा,
जैसे कि क्लोरीन के केस में 35.5 होता है। तो वो जो डेसिमल वाला आता है एटॉमिक मास, वो आने का रीजन ये है, आपको जो दिया जाता है वो एवरेज एटॉमिक वेट है जो IUPAC डिसाइड करता है। सही है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहीं पर खत्म हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर रेगुलर देखते रहना, पूरा लेक्चर एंड तक देखना है। एंड जो बच्चे रेगुलर से नोट बनाएंगे, जो रेगुलर से काम करेंगे, उसका रिजल्ट, उसका सिलेक्शन होना कंफर्म हो जाएगा। तो रेगुलर से नोट बनाना, रिवीजन लगाना, लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना आपको लगे कि भाई मुझे ये टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से एक बार रिवाइज करो। खुद से जितना भी बन सकता है ना, उतना खुद से करने का ट्राई करो। थैंक यू बेटा, कल फिर